एक बड़े पत्थर की कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पत्थर है दफन करने की एक जगह है ना, ये जो पत्थर है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अब ये बात हो रही है कब्र की। ठीक है, जब लोग मर जाते हैं, जब उनको दफनाया जाता है तो किस प्रकार की कब्र होती थी और इतिहास हमें क्या बताती है कब्र के बारे में। जैसा कि हम पुस्तक के बारे में पढ़ लिए ऋग्वेद के बारे में कि हमें इतिहास में क्या पता चलता है ऋग्वेद के बारे में, और ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है उस समय के लोगों के बारे में। ठीक है, तो आपने देख लिया वहाँ का राजा, दासी, है ना, उन तमाम चीज़ें, देवी देवता, उन सभी को देख लिया। अब बात करते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनका क्या रहस्य है, उनको क्या है। तो पत्थर दफन करने का एक जगह होता था जो लोग वहाँ बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक है, महापाषाण कब्र बनाने की एक प्रथा थी जो लगभग कब शुरू हुई थी, तो 3000 साल पहले इसको शुरू किया गया था। यह जो प्रथा था वह कहाँ प्रचलित हुआ, तो ये जो प्रथा था वह दक्कन में, ठीक है, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में जो ये प्रथा थी वो प्रचलित हुई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल है, ठीक है, और वो देखने को मिलेगा। और महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखता था, यानी दिख जाता था। जो कुछ महापाषाण है वो कुछ जमीन के भीतर, यानी दो तरह से ये दिखता था, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे और कुछ जमीन के नीचे दिख जाते थे। ठीक है, जमीन के भीतर और जमीन के ऊपर दिख जाते थे, जैसा कि आप लोग अभी के समय में देखेंगे। तो जो लोग हैं, जब मृत्यु हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने शव को मिट्टी के अंदर यानी कि ज़मीन के नीचे दफना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो चित्र है, मैं आपको बता दूँ चित्र, ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल कैसा है, ये पूरा का पूरा पत्थरों से ढका हुआ है। ये एक दाबूत की तरह रखा मैंने बनाया हुआ है, जिसमें क्या किया जाता है, सबको रखा जाता है और इसके ऊपर से इसको ढक दिया जाता है पत्थरों से। ठीक है, तो ये कभी कभी ज़मीन के भीतर होता था, कभी कभी ज़मीन के ऊपर मिलता था। ठीक है, कई बार क्या होता था ना कि ये जो पुरातात्विक होते थे उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कब्र मिले हैं, और कई बार अकेला खड़ा कब्र पत्थर का मिला है। ठीक है, और ये एकमात्र प्रमाण है जिससे ये पता चलता है कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के भीतर कब्र मिले हैं। ठीक है, अब इन सब कब्र की समानता की बात करें तो समानता ये था कि ये सब का सब कब्र मृतक के लिए बनाया जाता था और सभी कब्र में मृतकों के साथ एक बड़े मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था और उसे क्या बोलते थे, काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। साथ में उनको इस कब्र से लोहे का औजार भी मिला है, कुछ हथियार भी मिला है लोहे का। ठीक है, लोहे का कुछ औजार और हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं और कुछ सामान मिले हैं घोड़े का। ठीक है, और पत्थर के कुछ सामान मिले हैं, लोहे के गहना मिले हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको मिले हैं ये आपको कब्र से मिले हैं। ठीक है, ये घोड़े के लिए सामान है और ये जो आपको देखने को मिला ये घोड़े का सामान है। ठीक है, ये कुल्हाड़ी है और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये नीचे, ये एक क्या है, कटार है। ये क्या है, ये एक कटार है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोगों की जो सामाजिक असमानता है, ठीक है, लोगों में सामाजिक असमानता भी है, तो वो उसके बारे में हम पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विकों का यह मानना है कि जो कंकाल के साथ पाई गई है, ठीक है, जो हमें कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें हैं जो मरे हुए व्यक्ति के पास से मिली है ना, व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है, एक कब्र में जो सामान मिली उससे कहीं ज़्यादा दूसरे कब्र में हमें मिली है। तो यह जो कब्र है यहाँ एक देखिए, इसी प्रकार की जो एक कब्र है मैं आपको बता दूं, जो मानचित्र 2 में आपको दी हुई है। ठीक है, एक कब्र है, वहाँ पे क्या मिला है, दो कब्र को अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं।
ठीक है। एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, और वही दूसरी तरफ अगर दूसरी कब्र की बात करें, दूसरे कंकाल की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए हैं, जिसे क्या पता चलता है कि लोगों में उस समय भी असमानता की भाव थी, उस समय भी असमानता होती थी, उस समय भी भेदभाव होता था। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता जो दर्शाता है वो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब भी थे, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी आपको कब्र से भी पता चलता है। और यहाँ है कि कब्रगाहें जो होती है खास परिवार के लिए थी या सभी के लिए थी, मतलब इसके बारे में अब हम जानेंगे। जो कब्रगाह बनी हुई होती थी वो क्या सभी परिवार के लिए थी या फिर किसी खास परिवार के लिए ही होती थी। तो देखिए, कभी कभी जो है महापाषाणों में एक अधिक से कंकाल मिले हैं, मतलब एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाण यानी कि बड़े से जो दफनाए जाने वाले जो कब्र होते थे वहाँ पे एक से ज़्यादा कंकाल भी मिले हैं। ये दर्शाता है कि यहाँ शायद एक ही परिवार के कई लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ एक ही स्थान पर अलग अलग समय में क्या किया गया है, दफनाया गया है। मतलब कि एक स्थान पे एक ही जगह है ना, एक ही स्थान पे और अलग अलग समय में एक ही परिवार के लोगों को क्या किया गया, दफनाया गया है ना। बाद में मरने के बाद लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाकर पत्थर या चट्टान चिन्हों का क्या करते थे, काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाया या दोबारा आ सकते थे, दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब कि कब्रों में क्या एक रास्ता था, मतलब कि एक रास्ता बनाया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं एड़ाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में। तो वहाँ पे देखिए एक गांव है जिसका नाम क्या है, इनाम गांव, जिसका नाम क्या है, इनाम गांव। ठीक है, और यह जो थीमा है, माने कि यह थीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। अब ये बात कर रहे हैं थीमा एक है, थीमा की सहायक नदी, थीमा नदी है, उसकी सहायक नदी घोर है, उसके किनारे की ये जगह है, कौन सा, इनाम गांव। ठीक है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे उस जगह पे। मतलब इनाम गांव में लोग 3600 से 2700 साल पहले वहाँ रहा करते थे, और यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था, उनको कब्र में नहीं, मतलब कि उनको कोई भी ताबूत बना के नहीं, उनको सिर्फ गड्ढा खोद के उसमें लिटा दिया जाता और दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था, उनका जो सिर होता था कहाँ, उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी पिए होंगे उन्हें भी क्या किया जाता था, सबके साथ रखकर दफना दिया जाता था। ठीक है, तो एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मतलब ये सब क्या है, एक आदमी को 5 कमरों वाली मकान के आंगन में, यानी कि एक घर में क्या, एक मकान में 5 कमरा है और क्या है, उसमें आंगन है। तो पहले तो आंगन कैसा होता था, बीच में आंगन, उसके चारों तरफ घर होता था, तो उसमें क्या किया गया था, दफनाया गया था, और 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से क्या था, एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, सब के पैर मुड़े हुए थे। इस प्रकार से आपको विशेषता देखने को मिलती है कि वैदिक काल में लोग, मतलब उस समय जो लोग थे वो कैसे कब्र बनाते थे, कैसे उन्हें दफनाते थे, कैसे जब मर जाते थे लोग तो उनको लोगों ने उनके साथ उस समय के समाज की स्थिति क्या थी, ये सब आपको देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कुछ कंकाल भी हमें बताती है, जो हमें कब्र से जो कंकाल मिलती है क्या उससे भी हमें कुछ पता चलता है इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कंकाल से हमें क्या पता चलता है। तो दोस्तों कंकाल से जो हमें पता चलता है वह है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब कंकाल के आधार पर हम मानव की क्या पहचान कर सकते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग का कंकाल है या बच्चों का कंकाल है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अच्छे से पता कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ठीक है, हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह जो कंकाल है, कंकाल के साथ गहने मिले हैं या फिर तो कई बार वो महिला हो सकती है, महिला का कंकाल होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय के लोग, पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। यानी कि कंकाल के साथ अगर गहने मिले तो ऐसा माना जाता था कि ये महिलाओं का है। लेकिन ऐसा भी कहना सरासर क्या है,
वैध नहीं है, क्योंकि उस समय पुरुष लोग भी आभूषण का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो कंकाल का जो लिंग पहचान है वो बेहतर तरीके से किससे होती थी? हड्डियों की जांच से उसकी पता चलती थी। ठीक है, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म, अब ये जो है लिंग का जो पहचान होता था वो हृदय स्त्रियों की जांच से होती थी। चूंकि महिला क्या करती थी? बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका जो कटी प्रवेश या कुल्ला पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता था। यानी कि कुल्ला होता था ना, वो क्या होता था? पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता था, जिससे ये पता चलता था ये जो कंकाल है किसका है? महिला का है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। आज से 2000 साल पहले क्या हुआ थे? चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। एक चरक संहिता नामक क्या लिखी थी? किताब लिखे। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितने? 360 हड्डियां होती है, और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों और जोड़ों और कार्टिलेज की जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? क्या काम धंधे उस समय के लोगों का क्या थे? क्या अभी जो लोग काम धंधे करते हैं, क्या उस समय भी लोग वही करते थे? या फिर इससे हमें पता चलता है कि लोगों का जो स्थिति है उस समय वो कैसा था। तो इनाम गांव में जो है पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ठीक है, के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिले हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान का यह अंदाजा, मतलब निशान भी मिले, जिससे यह अंदाजा लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। किनको? जानवरों को। जानवर में गाय, भैंस, बैल, बकरी, ठीक है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, है ना, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भड़ियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनाम गांव में लोग का काम धंधा होता था, खेती किसानी करना, और क्या लोगों का जानवरों का शिकार करना, और ये सब उनके काम धंधों का कब्र से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हो जाता है आपका चैप्टर ये समाप्त, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कि क्या बताती हमें कब्र, हड्डी और किताबें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक बहुत जल्द ही पहुंचती रहे। और ये जो क्लास अभी चलने वाली है आप लोगों की एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये अभी कंटिन्यू चलने वाली है। तो थैंक्स अगेन, टेक केयर।